Skill idea. An idea toward success. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आपके लिए जीव विज्ञान पाठ के जैव प्रक्रम के श्वसन पाठ का दूसरा भाग लेकर के आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में आखिर मुख्य अंतर कौन कौन से हैं। हमने पिछली वीडियो में, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था वायवीय श्वसन के बारे में और अवायवीय श्वसन के बारे में, दोनों के तरीकों के बारे में, दोनों से हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या उत्पाद मिलते हैं, कितनी ऊर्जा मिलती है, लैक्टिक एसिड क्या है, हमारा इथेनॉल कब मिलता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलता है। ये सारी चीजों का हमने एक विस्तृत विवरण, विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया था। आज वायवीय और अवायवीय श्वसन में जो मुख्य अंतर होते हैं, उन मुख्य अंतरों पर हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि आखिर कौन कौन से मुख्य अंतर है जो वायवीय और अवायवीय श्वसन को अलग कराते हैं, अलग बनाते हैं। तो हमारा पहला जो अंतर है बच्चा, वो है ऑक्सीजन, कि हमारा जो ऑक्सीजन की मात्रा, किस श्वसन में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी, ये किसी भी श्वसन को वायवीय बना सकता है, किसी श्वसन को अवायवीय बना सकता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा की अगर हम बात करेंगे, तो अगर उपस्थिति है, ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति अनिवार्य होगी, यानी उसके पास ऑक्सीजन होना ही होगा, ऑक्सीजन होगा ही होगा, वैसे कंडीशन में वैसे श्वसन को हम क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन बोलेंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है, हम उसे क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन बोलेंगे। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की मतलब कमी होती है, या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल नील है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं होगा, तब वैसे श्वसन को हम क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे। पहली चीज क्या अंतर हुआ हमारे पास, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तब उसे हम बोलेंगे वायवीय श्वसन, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तब उसे बोलेंगे अवायवीय श्वसन। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है स्थान। अगर कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अगर ये हमारा श्वसन की प्रक्रिया चल रही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में भी हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन बोलेंगे। और अगर केवल कोशिका द्रव्य में होती है, अगर केवल कोशिका द्रव्य में जो श्वसन उपलब्ध होता है, जो श्वसन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन वो होता है जो साइटोप्लाज्म में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, जो सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो अंतिम उत्पाद मिलता है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है तब उसको हम बोलेंगे कि वो वायवीय श्वसन है। जब हमारा पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये पूरा का पूरा ग्लूकोज जब हमारा टूट जाएगा, जब पूर्णतः ये हमारा जल जाएगा, यानी कि इसका जब जलन हो जाएगा, कंबसन हो जाएगा, तब ये क्या होगा, तब ये देगा हमें CO2 और H2O, और उसके बाद 38 ATP की एनर्जी हमें मिलेगी, 38 ATP की ऊर्जा मिलेगी। तो जब हमारा पूर्णतः जलन होता है, जब हमारा पूरा का पूरा ग्लूकोज टूट जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, हमें क्या मिलता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, लैक्टिक अम्ल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यानी इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें मिल रहा है, तो वो श्वसन जो होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा अवायवीय श्वसन। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं बच्चा, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या है, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तब अवायवीय श्वसन। जब हमारा ये श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा तब वो वायवीय श्वसन, सिर्फ कोशिका द्रव्य में होगा तब वो अवायवीय श्वसन। जब अंतिम उत्पाद के रूप में, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा तब वो वायवीय श्वसन, और जब इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा
तब हमें क्या बोलेंगे उसको, तब हम बोलेंगे उसको अवायवीय श्वसन। और ऊर्जा का उत्पादन अगर 38 एटीपी होता है, अगर 38 एटीपी की ऊर्जा मिलती है हमें, तब वो होगा हमारा वायवीय श्वसन। और जब 2 एटीपी की ऊर्जा मिलेगी, बहुत कम ऊर्जा मिलेगी, जब सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा मिलेगी, तब उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। तो ये हमारा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में हमने क्या किया, अंतर स्पष्ट किया और हमने समझा कि आखिर एक वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से अलग कैसे है। तो वायवीय श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन अवायवीय में नहीं होगा। वायवीय में हमारा जो श्वसन होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन अवायवीय में सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन से हमें अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में हमें क्या मिलेगा, अवायवीय श्वसन में हमें इथेनॉल मिलेगा, लैक्टिक अम्ल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये आपको समझने की चीज है कि वायवीय किसको बोलेंगे और अवायवीय किसको बोलेंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये पॉइंट, ये पूरा का पूरा एक अंतर का स्पष्टीकरण आपको समझ में आ गया होगा, आपको स्पष्ट हो चुका होगा। और फाइनल आगे जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे उसमें आपको इस टॉपिक से फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब तक श्वसन के हम पूरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि श्वसन क्या होता है, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। अब हमें क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि आखिर ये जो पौधे हैं, आखिर हमारे जो पादप वर्ग हैं, ये जो पौधे हैं, वो पौधे आखिर अपना श्वसन कैसे करते हैं। तो आते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है और बिना फेफड़ों के आखिर ये कैसे श्वसन कर पाते हैं, कैसे इनके बीच में गैसों का विनिमय, कैसे इनके बीचों में गैसों का आदान प्रदान हो पाता है, इसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पौधों में श्वसन का टॉपिक। तो जंतुओं की तरह पौधों में कोई विशेष श्वसन तंत्र तो होता नहीं है। जंतु में क्या होता है, एक श्वसन तंत्र होता है, नाक से हवा लेते हैं, फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों में क्या क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन हमारे पौधों में कोई विशिष्ट, कोई स्पेशल श्वसन तंत्र तो होता नहीं है। तो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, वो होती है पत्तियों में। वो कहाँ होती है, पत्तियों में होती है, स्टोमाटा यानी कि रंध्र की सहायता से होती है। तनों में होती है, जो किसके सहायता से होता है, लेंटिकल्स की सहायता से होता है। लेंटिकल्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे क्लाइंबर्स हैं यानी कि जो लताएं हैं, उन लताओं में एक स्प्रिंग जैसा बना हुआ होता है, स्प्रिंग जैसी कुछ आकृति बनी हुई होती है, जो किसी दूसरे पेड़ के साथ वो चिपक कर क्या होते हैं, उसके साथ वो लपटा जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। तो लेंटिकल्स के माध्यम से होता है। मिट्टी के कणों के बीच जो हवा मौजूद है, मिट्टी के कणों में जो हवा मौजूद है, वहां से भी ये क्या करते हैं, वहां से भी ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो जंतुओं की तरह पौधों में क्या होता है, कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, ये सीधे विसरण करते हैं। कौन सी प्रक्रिया करते हैं, ये विसरण की प्रक्रिया करते हैं। और विसरण की प्रक्रिया कब कब होती है, तो पौधों में होती है जब वे पत्तियों के रंध्र से करते हैं। सेकेंड चीज, जब तनों के माध्यम से, लेंटिकल्स के माध्यम से करते हैं। थर्ड चीज, जब ये जड़ें इनके मिट्टी के कणों के बीच जो मौजूद हवा है, उस हवा के साथ अगर ये विसरण की प्रक्रिया करती है, तब वहां से भी इनके बीच में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो अब हम समझते हैं कि जब ये रक्षक कोशिकाएं, हमने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे पौधों में पोषण के बारे में, तो हमने रक्षक कोशिकाओं के बारे में बात की थी कि रक्षक कोशिकाएं जब हैं, जब उनमें पानी भर जाता है, तो पानी भरने के बाद वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और फूलने के बाद वो खुल जाती हैं। तो रक्षक कोशिकाएं क्या है, पानी भरने पर फूल जाती हैं, जिससे रंध्र खुलता है, और पानी निकलने पर सिकुड़ जाती हैं, जिससे रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये रंध्र का खुलना, रंध्र का बंद होना, इससे क्या होगा कि हमारे जो पौधे होते हैं वो गैसों का विनिमय करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इनटेक करते हैं, और हमारा जो O2 है इसको क्या करते हैं, आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये कब होता है, जब ये पौधों में हमारे जो रंध्र खुलते हैं, रंध्र खुलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वायुमंडल में बाहर निकालते हैं।
जिस ऑक्सीजन को हम प्राणी, हम जंतु क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो रक्षक कोशिकाएं जब पानी भरने से फूल जाती हैं तो रंध्र खुल जाता है और पानी सूखने पर ये क्या होते हैं, रंध्र सिकुड़ जाता है। तो दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आता है। जब दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है प्यारे बच्चों, तो वहां क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। लेकिन रात में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रात में सिर्फ और सिर्फ श्वसन की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है और सिर्फ श्वसन की प्रक्रिया होगी तो ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। यानी कि रात में जब पौधे श्वसन करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन में पौधे क्या करते हैं, दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये हमने पौधों में श्वसन को समझ लिया कि जब हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते रहेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। लेकिन जब रात के समय में जब सूर्य नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तब वहां जो प्रक्रिया होती है उसका नाम होता है श्वसन, उसका नाम होता है श्वसन। और ये श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जब ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये है हमारे पौधों में श्वसन की पूरी प्रक्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और श्वसन के माध्यम से होते हैं। और ये गैसों का जो विनिमय है, गैसों का जो आदान प्रदान है, ये विसरण के कारण होता है। रंध्रों के खुलने के बाद, और रंध्रों के खुलने के बाद बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। रंध्रों के खुलने से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं जब पानी उसका सूख जाता है, पानी निकल जाता है। तो ऐसे केस में हमारे जो रंध्र हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया बिना फेफड़ों के आखिर गैसों का विनिमय पौधों में कैसे होता है, पौधों में कैसे हमारा गैस का विनिमय होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, और अगले टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो अगले टॉपिक में हमारे पास है कि बाकी जो जंतु हैं, वो बाकी जंतु, हमारे जो जीव हैं, हमारे जो जंतु हैं, उन जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, जलचर से लेकर थलचर तक का विकास आखिर कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जलचर यानी कि जो जल में चरते हैं, जो जल में चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जलचर। जैसे जैसे मछलियां हो गई, जैसे आपके ऑक्टोपस हो गए, जैसे आपके बड़ी बड़ी मछलियों से लेकर छोटी छोटी मछलियां जितनी भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जलचर है। थलचर जो जमीन पर चलते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, आदमी, जानवर, जो भी जितने भी लोग हैं जो हमारे जमीन पर चलने वाले हैं, जो थल पर चलते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे थलचर। पहले बात कर लेते हैं मछलियों की। तो मछलियों में आखिर कैसे होता है, तो मछलियों में ये गिल्स के माध्यम से होता है। मछलियों में किसके माध्यम से होता है बच्चों, गिल्स के माध्यम से होता है। गिल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गलफड़े बोलते हैं। गिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गलफड़े बोलते हैं। और इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वो गिल्स यानी कि गलफड़ों के माध्यम से, गलफड़ों की सहायता से संपन्न होती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कैसे होती है प्रक्रिया, तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन जल में घुली हुई है, उस ऑक्सीजन का ये प्रयोग करते हैं, अपने गिल्स के द्वारा उसको सोखते हैं और ये ऑक्सीजन उनके शरीर में जा करके फिर यूज किया जाता है। तो इनमें जो प्रक्रिया है कि जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन जल में घुली हुई है, ये इसके माध्यम से, इसकी सहायता से अपने श्वसन की प्रक्रिया कर पाते हैं। और जो अंग इनकी सहायता करता है उस अंग का नाम है गिल्स यानी कि गलफड़ा। उसके बाद हवा की तुलना में पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसीलिए मछलियों का श्वास दर बहुत तेज होती है। कहने का मतलब कि हवा में तो हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन नहीं है। अब आप बच्चों का सवाल ये होगा कि सर पानी तो बना ही ऑक्सीजन से है। जब पानी की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, तो ये तो बना ही H2O से है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से।
तो आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि जो यौगिक होते हैं प्यारे बच्चों, यौगिक कहने का मतलब जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, CaCO3 हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, यौगिक हैं। जब दो या दो से ज्यादा तत्व, दो या दो से ज्यादा अणु मिलकर के एक मतलब एक ऐसा चीज बनाए जिसका जो डिफिनिट एक रेशियो हो बाय मास, उसको क्या बोलते हैं, हम यौगिक बोलते हैं। यौगिक कहने का मतलब होता है कि अगर हमारा H2O बना हुआ है, ये बना तो है H2 से और O2 से, लेकिन H2 जो है वो ज्वलनशील है, वो क्या कर सकता है, H2 में आग लग सकती है। O2 जो है वो जलने में सहायता प्रदान करता है, दोनों का संबंध आग से है। लेकिन हमारा जो H2O है यानी कि जल है, वो जल क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो इससे मतलब हमारा अर्थ स्पष्ट है कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ जो जल है, उसमें ना तो हाइड्रोजन की कोई गुण है, ना ऑक्सीजन की कोई गुण है, और मछलियां चाह कर भी इस जल से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकती हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये उसी जल में मिला हुआ हवा है, उसी जल में मिली हुई क्या है, हवा है। तो अब ये क्या करते हैं, हवा की तुलना में जब हमारे पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जिसके कारण मछलियों की जो श्वास दर है, मछलियों का जो रेस्पिरेशन रेट है, ब्रीदिंग रेट है, वो श्वास दर काफी अधिक होता है, वो काफी जल्दी जल्दी सांस लेने का प्रयास करती हैं। तो ये हमारी मछलियों की कहानी। मछलियां कैसे सांस लेती हैं, तो मछलियां गलफड़े से, गिल से सांस लेते हैं। साथ साथ इनमें जो गलफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन जो है उसके माध्यम से ये सांस लेते हैं, और इस प्रकार से उनकी श्वसन होता है। तो हमने समझ लिया कि मछलियों में श्वसन आखिर कैसे होता है। सेकेंड चीज है कि कॉकरोच में या फिर कीड़े मकोड़ों में हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया है, वो श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले इसमें श्वास नली तंत्र होती है और स्पाइरेकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जितने भी इसके शरीर हैं, जो भी इसका शरीर आप देख पा रहे हो, इस शरीर के त्वचा में जितने भी छिद्र हैं, वो छिद्रों से सीधे नलिकाओं के माध्यम से ये ऊतकों में पहुंचती हैं, और रक्त में गैसों का परिवहन नहीं होता है। कहने का मतलब इनका जो शरीर है, इन शरीर के छिद्रों से क्या होते हैं, शरीर के छिद्रों से जो हवा है वो प्रवेश करती है शरीर के अंदर, और प्रवेश करने के बाद वो सीधे कहां जाते हैं, वो जाते हैं ऊतकों के पास, और ऊतकों के पास जाने के बाद ये हमारा श्वसन की प्रक्रिया कर पाते हैं। इनमें रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से इनमें कोई भी श्वसन का या परिवहन का सिस्टम नहीं होता है। ये श्वास नलिकाओं के माध्यम से, नलिकाओं के द्वारा ये क्या करते हैं, ये हमारे श्वसन प्रक्रिया को करते हैं। अब आते हैं थर्ड चीज, जो है हमारे मानव में आखिर कैसे होता है श्वसन की प्रक्रिया। तो इसके बारे में तो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि मानव की श्वसन की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है। वरन हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पास जो मानव में अंग होते हैं, उस अंग का नाम होता है फेफड़ा। हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, और ये फेफड़े वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल यानी कहने का मतलब हमारा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो हमारा हवा है, जो पूरी की पूरी वायुमंडल है, इस वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद हमारे जो फेफड़े हैं, वो फेफड़े हमारे गैस विनिमय में हमारी सहायता करते हैं। गैसों को निकालने में, गैसों को लेने में, इसमें हम सहायता कौन करते हैं, हमारे फेफड़े करते हैं। और ये फेफड़े आखिर ये पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है, ये श्वसन तंत्र आखिर काम कैसे करता है, इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो, इसके बारे में एक विस्तृत सेशन मैं लेकर के आऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि आखिर ये जो मानव है, इन मानव का पूरा श्वसन तंत्र की पूरी कहानी, पूरा का पूरा सिस्टम, हर एक अंग के बारे में फुल डिटेल आपके पास यहीं पे आपको दिखाई दे देगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो वीडियो देखने के बाद आपको पूरे के पूरे श्वसन तंत्र में फिर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप लोग बस बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, एक भी मार्क्स
जान ही ना पाए, इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ, और एक बार पूरा का पूरा खत्म जब हो जाए, सिलेबस जब खत्म हो जाए, उसके बाद आपके मन में ये मलाल ना हो, आपके मन में ये सवाल ना हो कि आखिर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वो क्वेश्चन आपके जबान पे, आपके दिमाग में ऑलवेज रहना चाहिए, फॉरएवर के लिए। तो बात यहाँ पे ये है बच्चों कि अब इसके बाद श्वसन तंत्र की अगले वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।